हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण, मतलब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो सजीव और निर्जीव के ऊपर ही हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो यहाँ पर जो चैप्टर 10 है, यहाँ पर सजीव जो हैं उनकी विशेषताओं को अलग से एक चैप्टर में उनको अन्वेषण किया गया है, उनको बताया गया है प्रॉपर कौन सजीव होते हैं कौन निर्जीव होते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर 10 है जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने टॉपिक हम इस वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है। मतलब वो कौन सी चीज़ है जो सजीव को निर्जीव से अलग करती है, वो कौन सी विशेषताएं हैं और वो कौन सी हमारे जो क्रियाकलाप हैं सजीव और निर्जीव को आपस में पृथक करते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, मतलब जो हमारे सीड्स होते हैं वो उनके लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनके लिए आवश्यक हैं जिसमें वो ग्रो करते हैं। और जो हमारा थर्ड टॉपिक है पौधों में वृद्धि एवं गति, पौधों में वृद्धि कैसे होती है और उनमें गति कैसे होती है, क्या पौधे सजीव हैं या निर्जीव हैं, इस चैप्टर में हम ये सब जानेंगे। पौधों का जीवन चक्र कैसे होता है, कैसे एक सीड से बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, हम इस चीज़ को भी पौधों के जीवन चक्र में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जंतुओं का जीवन चक्र। जंतुओं में किस प्रकार का जीवन होता है और किस तरह से उनका जीवन चक्र होता है, पूरे उनकी लाइफ साइकिल कैसी है, इस टॉपिक में हम अच्छे से समझेंगे। मच्छर का जीवन चक्र कैसे होता है और अन्य जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मेढक का जीवन चक्र। एक मेढक का जन्म और फिर उसका वयस्क होना, ये पूरा जो जो मेढक की लाइफ साइकिल है वो हम पूरी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो पार्ट 1 में हम कितने टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो पार्ट 1 में हम 1 2 3 4 टॉपिक हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा चैप्टर 10 का, जिसमें हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो 3 टॉपिक हमारे रह जाएंगे वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अब तक हमने क्लास 6 एनसीईआरटी के 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अब तक 9 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपको सारी वीडियोस के सारी क्लासेस के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग वहां से चेक करके सारे वीडियोस को, सारी क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सजीव और सजीव की विशेषताओं का अन्वेषण चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमेशा एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो एक स्टोरी से स्टार्ट होता है और इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते हमें लास्ट तक पढ़ते हुए सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं और एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ने में चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। अवधि और आयुष अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। अवधि घोंगे के कुछ खोल देखती है और उन्हें उठाने लगती है। उनकी माताजी उसे ऐसा न करने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि यह खोल एक जीवित घोंगे का घर हो सकता है। वास्तव में यह उनके शरीर का एक अंग होता है। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा है उसके अंदर कोई सजीव प्राणी कैसे हो सकता है। बाद में विद्यालय जाने पर अवधि और आयुष अपने मित्रों के साथ उस घटना को साझा करते हैं और वे अपने शिक्षक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो खोल हिल भी नहीं रहा है वह एक सजीव घोंगे के शरीर का एक अंग कैसे हो सकता है। शिक्षक कक्षा में सजीव और निर्जीव पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट है कि वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है। आपके विचार से एक पेंसिल निर्जीव और एक कबूतर सजीव क्यों है? आपके अनुसार सजीव प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है? पहचाने गए सजीवों में क्या समानताएं हैं? आपने पहचाना होगा कि गति एक ऐसी समानता है
जो सभी सजीवों में होती है, मतलब मूवमेंट हर सजीव में होता है। आपने कारों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा, तो इसका अर्थ यह है क्या कि कार सजीव होती है? ऐसे कार्यों की सूचीबद्ध कीजिए जो आप कर तो सकते हैं लेकिन एक कार नहीं कर सकती। आप भी सजीव होने का एक अद्भुत उदाहरण है। जब भी आप अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव या निर्जीव के समूहों में बांटने का प्रयास करें, तो आप उन वस्तुओं की तुलना स्वयं से जरूर करें, क्योंकि आप क्या हैं, सजीव होने के एक अद्भुत उदाहरण है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आप में हैं और कार में नहीं है, जो आपको एक कार से अलग करने में क्या मदद सहायता करती हैं? उदाहरण के लिए, कार के माप मतलब आकार में आप वृद्धि नहीं कर सकते। क्या इसका क्या मतलब है कि वह निर्जीव है? हाँ, तो वह निर्जीव है। कार को निर्जीव के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आपने किन विशेषताओं का उपयोग किया? सजीव होने की मूल विशेषताओं को पहचानने के लिए इसी प्रकार हम आगे देखते हैं और क्या होता है। क्या हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर करने के लिए गति को एक विशेषता के रूप में मान सकते हैं? तो बिल्कुल मान सकते हैं। अपने आसपास की 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी है जो अपने आप गतिमान हो सकती हैं। क्या आपके अनुसार सूचीबद्ध की गई पांचों वस्तुएं केवल इसलिए सजीव हैं क्योंकि वे स्वयं गतिमान हो सकती हैं? जब जंतुओं की भांति पौधे तो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पाते, तो क्या आप उन्हें सजीव मानते हैं? यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, लेकिन वे कुछ निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें सजीव कहते हैं। पौधों में गति का एक उदाहरण क्या है? फूलों का खिलना। तो फूलों का खिलना भी जो गति का उदाहरण है, जो कि जिससे हम उनको सजीव बोलते हैं। पौधों में गति के अन्य उदाहरण है कीट पक्षी, पौधों में देखा जा सकता है। कीट पक्षी पौधे क्या होते हैं? अपने अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। कीट पक्षी पौधों का एक उदाहरण क्या है? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक कीट भक्षी पौधा है जो कि इस तरह का दिखता है, और ये क्या करता है, कीट भक्षी पौधे अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। और कीट भक्षी पौधा जो कि ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा की पत्तियां कैसी होती हैं? तस्तरी की तरह फैली होती हैं और तस्तरी के आकार की हैं, जिनमें असमान लंबाई वाले बाल जैसे अनेक तंतु होते हैं। छोटे छोटे तंतु होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, असमान बाल जैसे ये सब छोटे छोटे तंतु हैं। और ये क्या करते हैं, इनके छोर पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जब भी कोई कीट तस्तरी की सतह को स्पर्श करता है, बाल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने चिपचिपे छोर से कीट को जकड़ लेते हैं। अन्य कीट भक्षी पौधों में भी गति के प्रक्रम का अवलोकन करना है। तो ये जो ड्रोसेरा है, ये कीट भक्षी पौधा है। सीटेट में कई बार पूछा जाता है, जो और भी कीट भक्षी पौधे हैं उनके साथ ऑप्शन दे करके। तो ये क्या करता है, इसमें ये तस्तरी नुमा इसकी जो पत्तियां हैं वो फैली रहती हैं, और इसमें छोटे छोटे तंतु होते हैं बाल के आकार के, और इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। तो जब भी कोई कीट इसकी सतह पर बैठता है, तो ये जो जो तंतु होते हैं ये अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और फिर जो चिपचिपे पदार्थ से उस जीव को जकड़ लेते हैं। तो इस तरह से ये अपने भोजन की व्यवस्था करता है। आरोही लताएं भी अपने समीप रखी किसी वस्तु के चारों ओर लिपट जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, फिर भी वे गतिशीलता का प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, गतिशीलता का प्रदर्शन करने के कारण हम उन्हें सजीव कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अपनी तुलना बचपन की तस्वीर से करनी है। क्या आप जो पोशाक पहन सकते थे बचपन में, आप 4 वर्ष पहले पहनते थे? क्योंकि अब तो आपके शरीर में नहीं आती, क्योंकि अब आपके शरीर का आकार बड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि आप में भी गति है और आपके शरीर ने क्या की है, वृद्धि की है। तो अब हमारे शरीर ने वृद्धि की है, पहले शिशु, फिर थोड़ा सा बड़ा बालक और फिर वयस्क। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर की वृद्धि हुई है। पौधे और अन्य सजीव भी वृद्धि करते हैं। तो पहला जो गुण था सजीव का, वो हमने देखा, गति। और अब जो हमारा दूसरा गुण है वो क्या है, वृद्धि। तो सजीवों में गति भी होती है और वृद्धि भी होती है।
मनुष्य भी वृद्धि करते हैं और पेड़ पौधे जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं। सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन यानी कि पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे 5 सजीव हमें सूचीबद्ध करने हैं जिन्हें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब ऐसी प्रक्रिया के विषय में सोचिए जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सामान्य रूप से चलने के बाद, दौड़ने के बाद, थोड़ा नृत्य करने के बाद आपके द्वारा प्रति मिनट ली जाने वाली सांसों की संख्या गिनिए। आंकड़ों को अंकित कीजिए। आप क्या पाते हैं कि आप प्रत्येक स्थिति के बाद सांसों की संख्या में कोई अंतर देखते हैं। क्या आपने बिल्ली, गाय, कुत्ता, भैंस जैसे अन्य जंतुओं को श्वसन प्रक्रिया करते हुए देखा है? तो जब वे विश्राम कर रहे होते हैं तो उनके पेट की गति को ध्यान से देखना है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया, जब हम श्वास अंदर की ओर खींचते हैं, वायु बाहर से हमारे शरीर में आती है और हम श्वास बाहर निकालते हैं, तब वायु हमारे शरीर से बाहर की ओर जाती है। श्वास लेना श्वसन की प्रक्रिया का एक भाग है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? अब सजीव की जो विशेषताएं थी, पहली इन्होंने बता दी कि गति के आधार पे हम सजीव और निर्जीव में पृथक्करण कर सकते हैं, और दूसरी बताई कि वृद्धि के आधार पर भी हम सजीवों और निर्जीवों में पृथक कर सकते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया बताई वो क्या है? श्वसन, कि सजीव और निर्जीव को अलग करने की जो थर्ड प्रोसेस है उसमें श्वसन आता है, जिसमें हम सजीवों को और निर्जीवों को श्वसन के आधार पर पृथक करते हैं। पौधे पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब हमने पौधों को सजीव माना है, तो अब हमें उनके साथ वो सारे विशेषताएं कनेक्ट करते हुए चलना है जो सजीवों की होती हैं। तो अब श्वसन हमारी तो प्रक्रिया है, पर पौधों को सजीव माना है, क्या उनकी प्रक्रिया है? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये छिद्र पौधे के शरीर में वायु अंदर लेने और बाहर करने में सहायता करते हैं। अपने विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थी के साथ बातचीत करनी है और उनसे ये पूछना है कि वे आपकी कक्षा में सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से रंध्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्या आपने ग्रीष्म काल के दौरान कमीज पर काख के आसपास पड़ने वाले सफेद धब्बों को देखा है? ये धब्बे पसीने के कारण पड़ते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने में जल और लवण होते हैं। शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के निष्कासन को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है जब हमारे शरीर से जो वेस्टेज है वो निकलते हैं। तो अब देखिए, पहली जो हमारी सजीवों को और निर्जीवों में पृथक्करण के लिए हमने गति को लिया, दूसरी जो हमारा विशेषता थी वो हमने वृद्धि को लिया, और तीसरी जो हमारी विशेषता थी वो हमने श्वसन को लिया, और चौथी जो हमारी विशेषता थी वो हमने उत्सर्जन को लिया। तो सजीवों और निर्जीवों में पृथक्करण की अब तक 3 से 4 विशेषताओं को हम देख चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन के एक उत्पाद के रूप में मूत्र भी निर्मित होता है। क्या आप जानते हैं कि पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? तो फिर से हमने पौधों से कनेक्ट किया। पौधे क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। घास पर पानी की बूंदें। आप जानते हैं कि पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। आपने देखा होगा कि पौधे की पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिजों की सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए घास और गुलाब सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। अब एक अन्य विशेषता ध्यान देते हैं कि यदि बिना जूता पहने घूमते हुए अप्रत्याशित रूप से आपका पैर कांटे जैसी किसी नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, तो आप गलती से चाय का गर्म प्याला छू लें, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कांटे पर पैर पड़ना और गर्म वस्तु का छूना उद्दीपन है। कांटे पर पैर पड़ना और गर्म वस्तु को छूना उद्दीपन है। कोई भी वस्तु, कोई घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपन कहलाती है। तो उद्दीपन क्या कहलाती है? उद्दीपन किस क्रिया को कहते हैं? कि कोई भी जो घटना होती है सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए जो प्रेरित करती है, हम उसे ही क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अब उद्दीपन और उनके प्रति आपके शरीर में होने वाली अनुक्रियाओं को सूचीबद्ध करना है।
अब हम फिर से पौधों से कनेक्ट करते हैं। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जी हाँ, पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है? हम सबके घरों में होता है, बचपन में इसके साथ खेलते भी थे, छुई मुई का जो पौधा होता है, जिसको लज्जालू या टच मी नॉट या मिमोसा के नाम से भी जानते हैं। ये भी सीटेड में कई बार पूछा गया है। पौधे को छूने पर वे अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है, कुछ पौधे सूर्यास्त होने पर भी अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं। तो यह है छुई मुई का पौधा। विशेष तौर पर कुछ पौधों की एक दूसरे के सामने वाली पत्तियां आपस में पास आ जाती हैं। यह आंवले के पेड़ की बंद पत्तियों में देखा जा सकता है। समस्त सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो अब तक हमारी कितनी सजीवों की विशेषताएं हो गई? पहली, सजीव गति करते हैं। दूसरी, सजीव वृद्धि करते हैं। और तीसरी, सजीव श्वसन करते हैं। और चौथी, सजीव वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं। चौथी है उत्सर्जन करते हैं। और पांचवी है सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो अब तक हमने सजीवों की 5 विशेषताओं को देखा। अब आगे देखते हैं। आंवला और छुई मुई की पत्तियां इस प्रकार की अनुक्रिया क्यों करती हैं? उनके व्यवहार के लिए कौन सा उद्दीपन उत्तरदायी है? जानते हैं कि बिल्ली, कुत्ते या अन्य जंतुओं के बच्चों को देखा है। 5 अलग अलग जंतुओं को सूचीबद्ध करना है। सभी सजीव जनन करते हैं। जनन अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की प्रक्रिया है। यह जीवन में निरंतरता के लिए अनिवार्य है। जब कोई सजीव जीवित रहने के लिए सभी संसाधनों, भोजन, वायु, जल की उपलब्धता होने पर उपयुक्त सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होता है, तो हम उसे मृत कह देते हैं। तो जो हमारा सजीवों की जो 6 नंबर की विशेषता थी वो थी जनन। उपयुक्त चर्चा से हम समझते हैं कि हम सजीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वृद्धि करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं और सभी सजीव जनन करते हैं। सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और अंततः मर जाते हैं। इनमें से एक भी लक्षण का अभाव है। यह दर्शाता है कि वे निर्जीव हैं। जितने लक्षण अभी तक हमने पढ़े, अगर उनमें से कोई लक्षण नहीं है तो वह वस्तु कैसी है? निर्जीव है। तो आई होप यहाँ तक आपको जो टॉपिक फर्स्ट था वो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, मतलब जो हमारा एक सीड होता है उसके लिए उसके अंकुरण के लिए कौन कौन सी आवश्यक जो परिस्थितियां हैं उनको जानते हैं। बीज के अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? क्या आप सोचते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? क्या प्रत्येक गमले में बीज को वायु, जल, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, या ऐसा कोई गमला है जो बीजों को वायु नहीं मिल रही है? यदि ऐसा है तो क्यों नहीं मिल रही है? बीजों को वायु और जल दोनों प्राप्त हो रहे हैं। गमलों में देखना है कि बीजों का अंकुरण किस तरह से हो रहा है। तो एक गमला है पहला जिसमें सीधा सूर्य के प्रकाश में जल रहित गमला है। दूसरा सीधा सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक जल युक्त गमला है। और तीसरा पूर्णतः अंधेरे में नमी युक्त मिट्टी युक्त गमला है। और चौथा है सीधा सूर्य के प्रकाश में नम मिट्टी युक्त गमला है। तो इसमें कौन सा गमला ऐसा होगा जो बीज के लिए अनुकूल होगा, जिसमें सीड में अंकुरण होगा? बीजों के अंकुरण के लिए वायु और जल और सूर्य के प्रकाश में से क्या अनिवार्य है? तो प्रत्येक गमले में उपलब्ध परिस्थितियों की तुलना करनी है। फली के बीजों के अंकुरण के लिए जल और वायु की उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। बीजों को अंकुरण के लिए इन परिस्थितियों की आवश्यकता क्यों होती है? आप सोचते हैं कि इन परिस्थितियों में से किसी एक या एक से अधिक परिस्थितियों का अभाव बीज के अंकुरण को प्रभावित करेगा। तो पहला जो है जल है।
बीजों के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल बीजों को उनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है। बीज के बाह्य आवरण को बीजावरण कहा जाता है। जल बीजावरण को मुलायम करता है। इसके अंदर के नन्हे से भूण को पौधे में विकसित करता है। जल क्या करता है? नन्हे से भूण को पौधे में विकसित होने में सहायता करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वायु और मिट्टी। बीजों को अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बीज मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के कणों के बीच स्थान के कारण जड़ें आसानी से बढ़ती हैं। तो पहला जो बीज के लिए अनिवार्य है वो है जल, दूसरा वायु और मिट्टी, और जो तीसरा है प्रकाश एवं अंधकार की परिस्थितियां। क्या प्रकाश में ही बीज ग्रो करता है या फिर अंधेरे में भी बीज ग्रो करता है? जानते हैं फली के बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश अनिवार्य नहीं है। फली के बीजों के लिए अंकुरण के लिए प्रकाश अनिवार्य नहीं है। सामान्यतः अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है कि जो फली के बीज होते हैं उनको अंधेरे में भी ग्रो किया जा सकता है। मतलब जो बीज है उसका जो अंकुरण होगा वो अंधेरे में हो सकता है। अंकुरण, केवल अंकुरण अंधेरे में हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा जो उसमें छोटा सा नन्हा सा पौधा निकल आता है जिसको हम नवोद्भिद कहते हैं, इसे आगे बढ़ने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। बीज ग्रो तो करेगा लेकिन उसके जो नवोद्भिद नन्हा सा जो पौधा होता है अंकुरण के बाद, उसकी वृद्धि के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। तो आगे देखते हैं वो क्या है कि जो हमारा जैसे मनुष्य को उचित आहार और स्वस्थ शरीर का आधार में जो उचित आहार होता है जरूरी होता है, वैसे ही पौधों को भी उचित वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कॉलियस, पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन बीजों को मिट्टी से ढकने पर इनका अंकुरण बाधित होता है। वहीं जो कैलेंडुला और जीनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इन बीजों को पर्याप्त मिट्टी से ढका जाना चाहिए। तो हर तरह के पुष्पीय पौधे होते हैं जिनकी अलग अलग परिस्थितियों में सीड्स ग्रो करते हैं। जैसे जो कॉलियस और पिटूनिया है, इनके जो पौधे हैं वो प्रकाश में ग्रो करते हैं और इनके ऊपर मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए। और जो कैलेंडुला और जीनिया है इनको अंधेरे में ग्रो करते हैं और इनके ऊपर मिट्टी पड़नी चाहिए। तो अब हमने 2 टॉपिक अपने डिस्कस कर लिए। अब है हमारा थर्ड टॉपिक, पौधों में वृद्धि और गति। पौधों में किस प्रकार वृद्धि होती है और किस प्रकार गति होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में रखे गए पौधों को दर्शाने वाला एक सेटअप है। बॉक्स के पिछले भाग में छेद करके सूर्य का प्रकाश पहुंचाया जा रहा है। बॉक्स के अंदर किस तरह से बीज ग्रो कर रहा है। सभी दिशाओं से आते सूर्य के प्रकाश में रखा सीधा पौधा है। ये पौधा सीधा है क्योंकि यहाँ पर सभी दिशाओं से प्रकाश आ रहा है। और सभी दिशाओं से आते सूर्य के प्रकाश में रखा उल्टा पौधा और एक दिशा से आते सूर्य के प्रकाश में रखा सीधा पौधा। तो यहाँ पर प्रकाश से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है ये दिखाया गया है कि जिस तरफ से प्रकाश आता है पौधा क्या करता है, उसी तरफ मूव करने लगता है। अवलोकन के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो पौधा होता है, आप देखेंगे जो सभी दिशाओं से आते सूर्य के प्रकाश में रखा गया था, सीधा पौधा था, वो सीधा ही ऊपर को ग्रो कर रहा है। और जो पौधा उल्टा रखा गया था, सभी दिशाओं से प्रकाश आता था लेकिन उल्टा रखा गया था, उसने क्या किया, वो ऊपर की ओर हो गया नीचे से, कि वो भी सीधा चलने लगा। और जो थर्ड वाला था, एक दिशा से आते सूर्य के प्रकाश में रखा गया सीधा पौधा था, उसने देखिए जो जहां से प्रकाश आ रहा था उधर की ओर मूव कर लिया है। तो प्रकाश पे जो विभिन्न परिस्थितियों में जड़ और प्ररोह की वृद्धि की दिशा है, इस पे जो है कि प्रकाश का बहुत इफेक्ट पड़ता है। पहला है कि पौधों को सीधा
पौधे को सीधा रखे जाने पर जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है और प्ररोह की वृद्धि ऊपर की दिशा की ओर होती है। जो जड़ होती है वो नीचे की ओर वृद्धि करती है और जो प्ररोह होता है, पत्तियां होती हैं, ये ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। यदि पौधा उल्टा रखा है तो जड़ क्या होती है, मुड़ जाती है, नीचे की ओर ही वृद्धि करेगी जड़, और प्ररोह हमेशा ऊपर की ओर वृद्धि करता है तो वो नीचे से ऊपर की ओर मुड़ जाता है। फिर क्या होता है कि यदि पौधे को सूर्य का प्रकाश केवल एक दिशा से मिलता है तो प्ररोह हमेशा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, जबकि जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि पौधों के प्ररोह ऊपर की ओर बढ़ते हैं और सूर्य की प्रकाश की ओर गति को प्रदर्शित करते हैं, जबकि पौधों की जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर बढ़ती हैं। जगदीश चंद्र बोस एक महान वैज्ञानिक हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए। उन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधों की अनुक्रियाओं को अंकित करने के लिए कैस्कोग्राफ नामक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन से उन्होंने मापा कि पौधे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पौधे उद्दीपनों को महसूस करते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये जो उद्दीपन और अनुक्रिया थी पौधों की, ये हमें जगदीश चंद्र बोस, जो कि भारतीय महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया था। अब हमारा टॉपिक नंबर 4 है, पौधे का जीवन चक्र क्या होगा। अब तक हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। पढ़ते हैं कि पौधे का जीवन चक्र कैसे होता है। तो ये है हमारा फली के पौधे का जीवन चक्र किस तरीके से बढ़ता है। तो अवस्था 1 में एक बीज लेते हैं। पहली अवस्था में एक फली का बीज होता है और दूसरी अवस्था में बीज का अंकुरण हो जाता है और तीसरी अवस्था में पत्तियों का प्रकटन हो जाता है, पत्तियां निकल आती हैं, और चौथी अवस्था में फूलों का प्रकटन हो जाता है और पांचवी अवस्था में फलों का प्रकटन हो जाता है और फिर उसके बाद में पौधे की मृत्यु हो जाती है और ये फल है जो कि बीज सहित फली है। तो पौधे के जीवन चक्र किस तरीके से चलता है। सबसे पहले एक बीज होता है और एक बीज जब उसको पर्याप्त प्रकाश और मिट्टी, वायु, जल सारी परिस्थितियां मिलती हैं पौधे के अनुकूल तो बीजों का अंकुरण हो जाता है और फिर उसके बाद में अंकुरण के बाद में सबसे पहले पत्तियां निकलती हैं, पत्तियों के बाद में फूल निकलते हैं और फूल के बाद में फलियां आती हैं और फलियों के बाद में फिर पौधा बाद में सूख जाता है और फलियां बीज सहित आती हैं। बीज एक पौधे के रूप में वृद्धि करता है और परिपक्व होने पर फूल और फल उत्पन्न करता है। इस उदाहरण में नई फलियां ही इस पौधे के फल हैं। इनके भीतर बीज होते हैं जो इस पौधे की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। बीज से पौधा और फिर बीजों से अगली पीढ़ी तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पौधे का जीवन चक्र कहते हैं। तो बीज से पौधा और पौधे से फिर से जो बीज आता है, ये इस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको पौधे का जीवन चक्र कहते हैं। जब एक पौधा बढ़ना बंद कर देता है और अनिवार्य सभी परिस्थितियों की उपलब्धता के बाद भी उसमें जीवन की गतिविधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं तो उस पौधे को हम मृत मान लेते हैं, जिसमें वो सारी अपनी जो प्रक्रिया है वो समाप्त कर लेता है। तो ये जो हमारा चैप्टर 10 था, इसका जो पार्ट 1 था यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब हम पार्ट 2 में आगे के 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।